गाइस टीसीएस के लिए एक न्यूज़ निकल के आई है कि इसमें कुछ 3 बड़े स्टाफिंग फर्म्स के साथ मिलके टीसीएस के कुछ एम्प्लॉयज ने एक स्कैम किया है। देख सकते हैं ब्राइब लेके इस स्टाफिंग फर्म के दिए हुए प्रोफाइल्स को जॉब दी है। ठीक है, यही सिंपल सा इसका स्कैम है जिसका वर्थ एस्टिमेट किया जा रहा है 100 करोड़ का। इसमें कितने लोग इन्वॉल्व हैं? 4 ऑफिशियल्स लिखा हुआ है, तो ये ऑफिशियल न्यूज़ है कि 4 मेंबर्स इसमें इन्वॉल्व थे, जबकि मुझे पता है बहुत सारे लोग इसमें इन्वॉल्व रहते हैं। मैं इस इंडस्ट्री को बहुत अच्छे से जानता हूँ, मैंने इसमें काम किया है, टीसीएस में नहीं लेकिन हाँ मैंने स्टाफिंग इंडस्ट्री में काम किया है, तो मुझे पता है ये कैसे काम करता है। लेकिन सबसे पहले आपको सिंपल सा एक चीज़ बोल देता हूँ, ये 100 करोड़ वर्थ का जो स्कैम है ये टीसीएस के शेयर होल्डर्स के लिए कोई पैनिक वाली न्यूज़ नहीं है। ठीक है, 100 करोड़ का स्कैम ये दिख रहा है, ये भी मैं बताऊंगा ये उतना फ़र्क क्यों नहीं पड़ता इसका, मैं अभी बता दूंगा, बहुत डिटेल में बताऊंगा। ठीक है, आप बिल्कुल कन्विंस हो जाओगे। तो 100 करोड़ का स्कैम है। टीसीएस का मार्केट कैप कितना है? 12 लाख करोड़ का है गाइस। 100 करोड़ की न्यूज़ उसको कोई मतलब कुछ भी असर नहीं पड़ने वाला इससे, सिंपल सी बात है। अब चलिए मैं ये बता देता हूँ कि इसमें ये काम कैसे होता है, ये जो स्कैम हुआ है ये कैसे होता है। अभी फॉर एग्जाम्पल ये एक फर्म है जो कि क्या है, स्टाफिंग फर्म है। ठीक है, स्टाफिंग फर्म किसको बोलते हैं? अगर किसी भी क्लाइंट में सपोज टीसीएस को और टीसीएस के जैसे बहुत सारे क्लाइंट्स, इन्फोसिस हो गए, माइक्रोसॉफ्ट हो गया, गूगल हो गया, इनको जब भी किसी पोजीशन को फिल करना रहता है, मान लो सॉफ्टवेयर इंजीनियर की पोजीशन है, ठीक है, अब मान लो इनके पास 100 पोजीशंस है, तो 100 सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स इनको चाहिए। तो अगर इनके पास उतने रिक्रूटर्स नहीं हैं, रिक्रूटर्स कौन? जो कि ये 100 प्रोफाइल्स ढूंढेंगे। ठीक है, तो अगर इनके पास उतने रिक्रूटर्स नहीं है, उतने सोर्स नहीं है कि ये 100 पोजीशंस फिल कर पाए, तो ये क्या करते हैं, ये स्टाफिंग फर्म को रीच आउट करते हैं जिनके पास वो रिक्रूटर्स, नंबर ऑफ रिक्रूटर्स होते हैं, उनके पास उतने प्रोफाइल्स होते हैं। तो ये क्या करते हैं, ये प्रोफाइल्स भेजते हैं रिक्रूटर्स के पास। अगर मान लो टीसीएस के पास 10 रिक्रूटर हैं, इनको 100 प्रोफाइल चाहिए, तो वो पूरे 100 प्रोफाइल क्या करेगा, ये स्टाफिंग फर्म भेजेगी। ठीक है, और ये क्या करेंगे, ये उसको स्क्रीन करेंगे और उनका इंटरव्यू वगैरह सेट करेंगे, जो भी रिक्वायरमेंट के ऊपर फिट बैठेगा उसको जॉब मिल जाएगी। ठीक है, ये आपको प्रोसेस समझ में आ गया। अब समझते हैं कि इसमें कौन कैसे कमाता है। तो सबसे पहले क्या था, स्टाफिंग फर्म थी, राइट। उसके बाद था टीसीएस, राइट, और टीसीएस के रिक्रूटर्स। ओके, तो ये तीनों इसमें इन्वॉल्व है। तो यहाँ पे होता क्या है, ये जो 100 रिक्वायरमेंट थी, 100 पोजीशंस थी, इनके ऊपर एक बजट रिलीज किया जाता है टीसीएस के द्वारा। ठीक है, तो टीसीएस सपोज एक मान लो कि टीसीएस अगर बोलती है कि हमारा बजट इसमें इन पोजीशंस के लिए 1000 करोड़ का है। ठीक है, कितना है? 1000 करोड़। इसी में सैलरी देना है, इसी में कमीशन देना है, सब कुछ इसी में करना है। ओके, तो ये जो टीसीएस के रिक्रूटर्स हैं, ठीक है, जो ये 4 ऑफिशियल्स इस तरह के जो रिक्रूटर्स हैं, वो लोग क्या करते हैं, मार्केट में जॉब्स ओपन कर देते हैं कि हम, मेरे पास 100 रिक्वायरमेंट है, इसको फिल करना है, ऐसी मेरे पास ओपनिंग है। और इस तरह के स्टाफिंग फर्म्स क्या करते हैं, ये इन रिक्रूटर्स को लालच देते हैं। ठीक है, कि आप ये सारे रिक्वायरमेंट्स, जो 100 रिक्वायरमेंट्स है, ये सारे रिक्वायरमेंट या फिर इसमें से 800 रिक्वायरमेंट या 500 रिक्वायरमेंट, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा रिक्वायरमेंट किसको दे, इस स्टाफिंग फर्म वाली कंपनी को दे। उससे क्या होगा, उससे होगा ये कि जितनी भी रिक्वायरमेंट ये स्टाफिंग फर्म फिल करेगी, उनके ऊपर पर कैंडिडेट इनको एक कमीशन मिलेगा। सपोज अगर एक कैंडिडेट के ऊपर अगर इनको 7% मिल रहा है, तो आप सोचो अगर ये 500 भी अगर प्लेस कर लेते हैं, 500 जॉब्स भी फिल कर देते हैं, 500 कैंडिडेट्स अपने अगर टीसीएस के पास प्लेस कर देते हैं, तो कितना ज़्यादा इनकी अर्निंग हो जाएगी। 7% किस चीज़ की? 7% कैंडिडेट की सैलरी की। या फिर वन टाइम आप मान लो कि 500 कैंडिडेट इन्होंने सेट किए, तो 500 कैंडिडेट पे पर कैंडिडेट इनको अगर सपोज 50,000 भी अगर आता है, तो ये बहुत बड़ा अमाउंट हो गया, राइट। इसमें 2 जीरो ऐड कर दो, देखो ये कितना हो गया। तो इस सिंपल से बिजनेस से इनको कितना फ़ायदा होगा, 500 कैंडिडेट्स प्लेस करके अगर इतना भी आ रहा है, तो इनका 50 लाख रुपए का अर्निंग हो गया है ना। अब 50 लाख रुपए की अर्निंग में ये कमीशन नहीं दे सकते क्या इन रिक्रूटर्स को? बिल्कुल दे सकते हैं। तो स्टाफिंग फर्म क्या करती है, 50 लाख जो कमाया इन्होंने, 50 लाख में से ये रिक्रूटर जो होते हैं टीसीएस के, इनको एक बड़ा कमीशन दे देती है। तो इससे क्या होता है, ये एक चेन चलते रहता है। ठीक है, आगे भी जो रिक्वायरमेंट आएगी वो इसको दे देंगे, ये उसमें से प्लेसमेंट करके, कमाई करके यहाँ पे कमीशन, या बोल सकते हैं ब्राइब, ठीक है, जिसके ऊपर केस हुआ है, तो ये ब्राइब जो है
इस रिक्रूटर को मिलती रहेगी, ठीक है। और जब ब्राइब मिलेगी तो क्या होगा, ये रिक्रूटर और ज़्यादा इनको रिक्वायरमेंट देने की कोशिश करेगा। अब इसमें इश्यू मुझे कुछ नहीं लगता, मुझे सिर्फ इसलिए नहीं लगता एज अ शेयर होल्डर कि जो बजट निकला है ये सब पूरा काम जो है उसी में होता है, ठीक है। और इस काम के बीच में ये जो रिक्रूटर है, ये रिक्रूटर ऐसा नहीं करता कि किसी भी अरे गरे को हायर कर रहा है, ऐसा ये नहीं करते, ठीक है। ये बस ये कर रहे हैं कि अगर मार्केट में 1 2 3 4 5, अगर ये 5 स्टाफिंग फर्म है और ये सबसे ज़्यादा कमीशन दे रहा है तो ये इसको ही ये काम दे रहा है, बस ये एक गलत काम ये कर रहा है। अदरवाइज़ जो यहाँ से प्रोफाइल्स आ रही हैं टीसीएस के पास, वो टीसीएस के पास जो प्रोफाइल्स आ रही हैं वो प्रोफाइल्स जब तक इंटरव्यू क्लियर ना करे जेन्युइनली, तब तक उनको जॉब जो है नहीं मिलती, ठीक है। ये प्रोसेस मैं जानता हूँ, इसलिए मैं आपको इतनी कन्विंसिंगली बोल रहा हूँ। तो जब जेन्युइन कैंडिडेट्स वहाँ पे हायर हो रहे हैं तो जो भी वो काम करेंगे उसमें रिजल्ट सही आएगा ही आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं सिंपल से क्या बोल रहा हूँ, टीसीएस ने एक बजट निकाला, ठीक है, मान लो 1000 करोड़ का बजट निकाला, उसी बजट में ये पूरा स्कैम हो रहा है या जो भी हो रहा है। तो इसमें घाटा सिर्फ किसका है, जो एम्प्लॉयज़ हायर हो रहे हैं ना, जो एम्प्लॉयज़ हायर हो रहे हैं उनका एक घाटा हो सकता है। क्यों? क्योंकि जो स्टाफिंग फर्म उनको ये प्रोफाइल्स प्रोवाइड कर रहा है, उनको पता है कि इनको एक कमीशन भी देना पड़ेगा टीसीएस के रिक्रूटर को, है ना, टीसीएस के रिक्रूटर को एक कमीशन देना पड़ेगा। तो वो कमीशन क्या करते हैं, ये एम्प्लॉयज़ के जो सैलरी होती है उनसे ही काट लेते हैं। क्योंकि क्या होता है, टीसीएस क्या करती है, टीसीएस पे करती है इस स्टाफिंग फर्म को। मान लो अगर 1000 करोड़ का बजट है, 1000 करोड़ इन्होंने पे कर दिया, ठीक है, कि आपने हमें एम्प्लॉयज़ दिए, आप 1000 करोड़ ले लो, अपने एम्प्लॉयज़ को सैलरी दे दो। तो ये 1000 करोड़ एम्प्लॉय को नहीं बांट देते, तो ये 1000 करोड़ में अपना कमीशन भी रखते हैं, ठीक है। तो वो कमीशन भी रख रहे हैं, फिर जो ये ब्राइब दे रहे हैं उसमें भी थोड़ा ये कटिंग करेंगे। तो इसमें लॉस किसका है, एम्प्लॉय का, ठीक है। तो इन लॉन्ग रन ये हो सकता है कि एम्प्लॉय थोड़ा डिससेटिस्फाइड हो जाए कि दूसरी कंपनी मुझे इसी काम के लिए ज़्यादा दे रही है और ये कंपनी कम दे रही है, ठीक है। तो ये एक छोटा सा नुकसान है। अदरवाइज़ जो हायरिंग होती है उसमें किसी भी गलत एम्प्लॉय को हायर नहीं किया जाता, अनस्किल्ड एम्प्लॉय को हायर नहीं किया जाता, ठीक है। तो इस हिसाब से मुझे ऐसा लगता है कि ये कोई उतनी बड़ी न्यूज़ नहीं है, उतनी बड़ी ये इन्वेस्टर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से नेगेटिव चीज़ नहीं है, ठीक है। छोटी सी चीज़ है, नेगेटिव ज़रूर है लेकिन बहुत छोटी सी है। 12 लाख का मार्केट कैप है, उसके सामने ये 100 करोड़ कुछ बहुत ज़्यादा मायने नहीं रख। चलिए, ये तो हो गई बात न्यूज़ की। अब इसमें इन्वेस्टमेंट कहाँ पे कर सकते हैं, एवरेजिंग कहाँ पे कर सकते हैं, एग्जिट कहाँ पे कर सकते हैं, वो बात कर लेते हैं। तो आज के दिन देख सकते हैं 0.5% के आसपास अभी तक ये गिरा हुआ है। पूरे मार्केट में ही प्रेशर है तो इसमें भी है, तो कोई उतनी टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है। अब ये टॉप से क्या है, इतना गिरा हुआ है, ओके। अभी क्या प्राइस चल रहा है, 3223 का। जब तक मुझे ये 3100 के नीचे में जाता हुआ नहीं दिखता, मैं इसमें एवरेजिंग नहीं करूँगा। मेरे पास इसकी स्टेक है, ठीक है, मेरे पास अच्छा खासा इसमें होल्डिंग है, तो मैं इसमें 3100 के नीचे में ही इन्वेस्टमेंट की प्लानिंग करूँगा। लेकिन ये सिर्फ जून का टारगेट है, ठीक है। जुलाई में ये टारगेट डिफरेंट हो जाएगा। और अगर सपोज़ यहाँ से ये नीचे नहीं आता और ऊपर ही जाता है तो कुछ लोग सोचेंगे इसे कहाँ पे बेचा जा सकता है या कहाँ पे इसमें थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग करनी चाहिए। मेरे हिसाब से 4500 रुपीज़ तक मुझे इसमें कोई टेंशन नहीं होगी, क्योंकि वैसा ही इसका पैटर्न दिखता है। ये थोड़ा बहुत नीचे आता है, फिर ऊपर जाता है, फिर थोड़ा बहुत नीचे आता है, फिर ऊपर जाता है। अभी ये थोड़ा बहुत नीचे है, यहाँ से ये ऊपर जाएगा, तो मुझे लगता है 4500 के ऊपर में अराउंड 4550 या 4600 के आसपास तक मुझे इसमें कोई टेंशन नहीं होने वाली है, ठीक है। तो ये हो गए नीचे के टारगेट, ये हो गया अब ऊपर का टारगेट, और इसमें डिस्कस करने के लिए कुछ बचा नहीं है। तो इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में बात करते हैं कुछ ऐसे स्टॉक्स की जो आज के इतने भयंकर गिरते हुए मार्केट में भी बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं उस वीडियो में।